Now, the second most important factor which affects the rate of reaction is what? It's your pH. Now, pH, why is pH affecting? अच्छा, हमारे पास जो एंजाइम का आप देखो, हमारे पास आप टेम्परेचर का जो ग्राफ देखोगे, तो टेम्परेचर का ग्राफ आपका कभी भी एक ऐसा ग्राफ नहीं होगा, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, एक उसमें क्या कहते हैं रेंज होगी, राइट? वो परफेक्टली क्या कहते हैं सिमेट्रिकल नहीं होगा। अगर आप पीएच का ग्राफ देखो तो पीएच का ग्राफ सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, देयर इज अ सिमेट्री। पीएच में आप हमेशा एक सिमेट्री ऑब्जर्व करोगे। जो टेम्परेचर का ग्राफ होगा या बाकी भी जो अभी हम दो फैक्टर्स पढ़ेंगे, सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों ग्राफ्स कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होंगे। लेकिन पीएच का जो ग्राफ है वो अमूमन आप नोटिस करोगे कि सिमेट्रिकल होगा। व्हाई? बिकॉज पीएच ना, हमारे पास कभी टेम्परेचर की हमारे पास फिर थोड़ी सी रेंज होती है। टेम्परेचर में हमारे पास जो रेंज होती है वो यूजुअली 40 के आसपास के टेम्परेचर्स की होती है, राइट? बट फॉर पीएच, पीएच की वैल्यू हमेशा एक फिक्स्ड होती है ऑप्टिमम पीएच की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर दीज एंजाइम्स, लेट्स ऑब्जर्व देयर ऑप्टिमम पीएच। तो ये हमारे पास जो ग्रीन है वो हमारे पास पेप्सिन है, तो पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच है ये। अब इस ऑप्टिमम पीएच के इस तरफ भी हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कहते हैं, क्या है? अगर हम 1 पे देखें तो 1 पे हमारे पास जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो क्या है? 1 पे 0 है, ठीक है। उसे 1 और 2 में जब इंक्रीज आ रहा है तब एस्केलेट कर रही है, ठीक है। अगर हम 3 पे देखें, 3 पे भी ऑलमोस्ट 0 है, और 4 तक आते आते 0 हो गई। हमारे पास जो एंजाइम, सॉरी, जो पीएच है एंजाइम का, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली अफेक्ट कर रहा होता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पीएच हमें क्या बता रहा होता है? पीएच हमें बता रहा होता है power of hydrogen ions, right? How many hydrogen ions are present in our environment? अगर हमारे पास लो pH है तो हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, और अगर हमारे पास हायर pH है तो हमारे पास अल्कलाइन कंडीशंस में हाइड्रोजन आयंस कम प्रेजेंट होता है। Now, hydrogen is what? Hydrogen ion has a positive charge, right? हाइड्रोजन आयन हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। एंड इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास आर ग्रुप्स जो होते हैं, हमारे पास 3 तरह के आर ग्रुप्स होते हैं। किन कौन कौन से? पोलर आर ग्रुप्स, नॉन पोलर आर ग्रुप्स एंड चार्ज्ड आर ग्रुप्स। Now, charged R groups would either have a positive charge on them or a negative charge on them. हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस होती है ना एनवायरनमेंट में, जो उनकी एग्जिस्टेंस होती है, उससे क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन आयन है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है किससे? It is attracted to what? It is attracted to your charged R groups. तो इट इज पॉसिबल कि वो चार्ज्ड आर ग्रुप जो नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव आर ग्रुप्स को तो वो रिपेल कर रहा होगा, लेकिन नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स के साथ अट्रैक्ट करके वो बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो 3D स्ट्रक्चर है, क्यों हमारा, अगर इफ यू गो बैक टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड यू रिकॉल द थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? इट इज द रेगुलर 3-dimensional folding of our amino acids due to the hydrogen bonds, hydrophobic interactions, ionic bonds and disulfide bonds between the R groups of the amino acids. हमारे पास 3D structure या tertiary structure आता ही किसकी वजह से? हमारे R groups की वजह से आता है, R groups की bonds की वजह से आता है, R groups की आपस की interactions की वजह से आता है। तो अगर हाइड्रोजन आयंस डिसरप्ट कर दें या बॉन्डिंग कर, यानी बॉन्डिंग जो नॉर्मल बॉन्डिंग है टर्शरी स्ट्रक्चर की, उस नॉर्मल बॉन्डिंग को वो चेंज कर दें बाय फॉर्मिंग देयर इंटरैक्शंस विद द नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स, हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, हमारा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा। दैट इज व्हाई हमारे पास पीएच जो है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और वो स्पेसिफिक ही तौर पे वर्क कर रहा होता है, राइट? Is this clear? Any questions about what I explained कि why our pH is very fixed and very specific, और वो किसी रेंज पर नहीं होता, वो बिल्कुल अपनी स्पेसिफिक नंबर पे ही हमारे पास, स्पेसिफिक pH पे ही हमारे पास एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है। यानी अगर न्यूट्रल pH पे या न्यूट्रल एनवायरनमेंट वाली एंजाइम होती है, जैसे कि हमारी जो सलाइवरी अमाइलेज है वो एक न्यूट्रल pH पे काम करती है, तो वो pH 7 पे ही काम करेगी, वो pH 8 पे काम नहीं कर पाएगी। सब्सिक्वेंटली अगर हमारे पास हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो हमारे पास स्टमक की जो एंजाइम है
वो हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट में वर्क कर रही होगी, तो वो अगर क्या कहते हैं pH 2 पे काम करी, जैसे कि पेप्सिन आप लोगों के सामने या आपकी स्टमक में पाई जाती है, तो ये pH 2 पे एसिडिक pH पे काम करेगी, तो वो उसके अलावा किसी और pH पे काम नहीं करेगी। और अगर आप बात करें आपकी कैटलेस की, तो वो हमारे पास अल्कलाइन कंडीशंस में काम कर रही होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ यू लुक, इट इज वर्किंग ऑन pH 9, तो वो अल्कलाइन कंडीशन में pH 9 पर ही काम करेगी, किसी और pH पे काम नहीं करेगी। सो pH इज वेरी स्पेसिफिक। ये टेम्परेचर की तरह नहीं है कि 40 अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो 61 डिग्री सेल्सियस यानी 20 यूनिट्स के डिफरेंस पे जाकर या 22 यूनिट्स के डिफरेंस पे जाकर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट के फर्क से ही रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो नाउ लेट्स यू राइट द डिस्क्रिप्शन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ग्राफ? So let's write the description of our pH curve. So our pH curve, the rate of reaction reaches at Vmax at optimum pH and it declines on pH values other than optimum pH. Explanation में आप क्या लिखोगे? Explanation में you say enzymes are sensitive to pH changes as they lose their tertiary structure at pH values other than optimum pH, reducing the formation of enzyme substrate complexes and thus the reaction proceeds to zero. Okay, so that's how you would explain. Any questions about pH or anything that you would want me to go over? Is it clear so far? Any confusions, any questions? Okay, so now moving to substrate concentration. Substrate concentration किस तरह से affect करती है? For example, मेरे पास 10 molecules हैं किस चीज के? For example, amylase के. Amylase is an enzyme which converts starch to maltose. मेरे पास 10 molecules of the enzyme amylase हैं, but मेरे पास starch ही नहीं है। जिस सबस्ट्रेट पे मेरी एंजाइम काम कर रही है या जिस सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट कर रही होती है, उसके मेरे पास क्या प्रेजेंट नहीं है? मेरे पास उसके मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मेरे पास स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं होगा, मेरे पास वो सबस्ट्रेट होगा ही नहीं जिसको उसको कन्वर्ट करना है या जिसके साथ उसको कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट फॉर्म करनी है, जिसके साथ उसे बॉन्ड करना है, जब वो स्पीशी ही, जब वो सबस्ट्रेट ही एब्सेंट होगा, तो मेरे पास रिएक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, बट आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं सिस्टम में अपने इर्द गिर्द अपने क्या कहते हैं जहां मेरी एंजाइम है, मैं स्टार्च को इंक्लूड करूंगी। आई हैव अ डाइट व्हिच इज रिच इन स्टार्च, आई कंज्यूम समथिंग स्टार्च। हमारे पास पोटैटो में होता है, सो इफ आई हैव पोटैटोज, a starch is present in it. It is the most rich source of starch that we can consume, right? तो अब स्टार्च इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी इन्वायरमेंट में, अब मैंने क्या दे दिया? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मेरी इंक्रीज कर गई है, मेरी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज कर गई है। अब मेरे पास जो अमाइलेज है, इट वुड स्टार्ट एक्टिंग अपॉन देम। तो अच्छा, इनिशियली क्या हो गया? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कर्व, लेट्स डिस्क्राइब दिस कर्व।
initially what happening is that I'm increasing my substrate concentration. My substrate concentration is increasing, right? ये मेरा एक पार्ट है, पार्ट वन ऑफ दिस ग्राफ, और ये मेरा पार्ट टू ग्राफ है. यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपनी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई एम सीइंग दैट माय रेट ऑफ रिएक्शन is also increasing. So how would I describe the first part of this graph? तो मेरी डिस्क्रिप्शन कुछ ये होगी that for the first part I would say initially the rate of enzyme activity increases as the substrate concentration increase. Now, what are you observing in the second part? You're observing that after a certain point, for example, here, यहाँ पर जाके आपका जो ग्राफ है, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो प्लेटू होना शुरू कर रहा है, या वो डिक्रीज करना शुरू कर रहा है, या वो इतने सिग्निफिकेंटली वो इंक्रीज नहीं कर रहा. यहाँ पर आकर इस जगह पर वो क्या कर रहे हैं, वो आकर आप अपना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भी बढ़ा रहे हो, आप अपना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, बट उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ा रेट ऑफ रिएक्शन पर. व्हाई? बिकॉज इन दिस पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट, योर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन को आप इस तरह से क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हो, तो किसी भी चीज के लिए तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो इसका मतलब है कि आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करो. तो इनिशियली सबस्ट्रेट बढ़ाने से आपकी एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज कर रही थी, तो इसको आपको समझ ही आ रहा था कि अच्छा सबस्ट्रेट कम होने की वजह से मेरा रिएक्शन लिमिट हो रहा था, मेरा रिएक्शन इतनी ज्यादा स्पीड से या इतने ज्यादा रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा था. तो मैं substrate concentration is my limiting factor. It is my limiting reactant or it is my limiting factor. Why? Because अगर मैं substrate बढ़ा दूं तो मेरा reaction बढ़ जाएगा. तो यानी substrate कम था, इस वजह से मेरा जो rate of reaction है वो limit हो रहा था, वो रुक रहा था, उसमें थोड़ा सा speed breaker type एक चीज आई हुई थी. So initially in the first part, your substrate concentration is the limiting factor. Okay. But over here in the second part of your graph, now you're increasing the substrate. आप अपने substrate concentration को increase करो, लेकिन फिर भी आपका जो rate of enzyme activity है, आपका जो rate of reaction है, वो increase कर ही नहीं रहा. तो इसका मतलब है substrate बढ़ाने से आपके rate of reaction पे कोई असर नहीं पड़ रहा. यानी अब आपका substrate limiting factor नहीं है. Your substrate concentration is not the limiting factor in part 2 of your graph. Why? Because at this point, all your enzymes are saturated. हम उस पर आते हैं, लेकिन हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं. At Vmax, increasing the substrate concentration is not affecting the rate of reaction. Or you can say is not increasing the rate of reaction. Now, why is it happening? इस पॉइंट पर आकर आप अपना सबस्ट्रेट तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी जितनी भी एंजाइम्स हैं वो अपनी वो सारी एंजाइम्स काम कर रही है. फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था इनिशियली कि हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर अमाइलेज एंजाइम है. तो अगर हमारे पास 10 एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास 10 एक्टिव साइट है, और अगर एक वक्त में एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंस वो सारे के सारे एंजाइम्स, वो सारे के सारे अमाइलेज, वो सारे के सारे एक्टिव साइट सैचुरेटेड है, यानी उन सब में एक एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उनमें से जितनी भी एंजाइम्स आपके पास उस वक्त सिस्टम में आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो सारी की सारी ऑक्यूपाइड है, वो सारी की सारी काम कर रही है. तो ऑब्वियसली अगर वो सारी की सारी काम कर रही हैं, वो सारी की सारी सैचुरेटेड है, तो अब आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर.
योर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज अ लिमिटिंग फैक्टर. वाई? क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट ज्यादा हो रहा है, आप अपना सबस्ट्रेट एक्सीड कर रहे हो, आप अपने सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन एंजाइम्स है ही नहीं जो उन सबस्ट्रेट को कैटलाइज करें. So at this point, at the point when you reach the Vmax and increasing the substrate concentration is not increasing your rate of reaction, this means that now your substrate is not the limiting factor and you've reached your saturation point. आपकी सारी enzymes इस point पर आकर सैचुरेट हो गई हैं. तो आप फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे इस ग्राफ के? आप अपनी एक्सप्लेनेशन में लिखोगे that नंबर 1 पार्ट को आप ऐसे लिखोगे that at low substrate concentration the substrate concentration is the limiting factor and increasing it results in an increase in the collisions leading to an increase in the formation of enzyme substrate complexes. Now, in part 2, when your when your substrate concentration is not the limiting factor, at a certain substrate concentration, the enzyme activity reaches Vmax, which is maximum आपका जो rate of reaction है वो achieve हो गया है. This reaches Vmax. At this point, all the enzymes would be saturated. Therefore, the enzyme concentration is now the limiting factor. Increasing substrate concentration no longer increases your rate of enzyme activity. So this is how you would explain this.